फर्स्ट टाइम कैट दिया था जिसमें मेरे 68 परसेंटाइल आए थे, उस टाइम पे मेरे VARC में आए थे सिर्फ और सिर्फ 45 परसेंटाइल। एंड इन सेकेंड अटेम्प्ट जब मेरे 97.47 परसेंटाइल था, तब मेरा VARC में परसेंटाइल था 94 परसेंटाइल। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आगे आपको हर वो स्ट्रैटेजी, हर वो टिप्स बताने जाऊंगी जो कि मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में गलत की थी, जिसको मैंने अपने सेकेंड अटेम्प्ट में सुधारा, जिस पे काम किया। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको खुद को नहीं पता होंगे कि आप कहाँ पे गड़बड़ी कर रहे हो। इवन मुझे भी नहीं पता थी, जब मैंने थॉरो एनालिसिस किया तब मुझे पता चला। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिकॉज मैं लिंक्स भी प्रोवाइड करूंगी जहाँ पे आप जा करके किस तरीके से आपको VARC को अप्रोच करना है वो भी डाउनलोड कर सकते हो। सो हेलो एवरीवन, दोज हु डू नॉट नो मी, माय नेम इज अंशिका सिंह एंड करेंटली आई एम वर्किंग एज अ प्रोग्राम मैनेजर एट Amazon एंड दिस ईयर आई हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम IIM मुंबई। VARC टफ इसलिए हो जाता है क्योंकि आपको रीडिंग के साथ साथ कॉम्प्रीहेंड भी करना होता है पैसेजेस को, सही है, जो कि बहुत ज्यादा रीडिंग पे फोकस नहीं करते हैं। जब हमारा कोई एग्जाम आता है लाइक कैट, तब हम रीडिंग हैबिट डेवलप करना चाहते हैं और ये हमारे लिए मेंटली बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। VARC में बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा डर लगता है, इंक्लूडिंग मी। जब मैं कैट की तैयारी कर रही थी तो जो सबसे पुअर सेक्शन मेरा था वो था VARC। इनिशियली जब मैंने कैट का सिलेबस देखा था तब तो मुझे लगा था चलो VARC तो हो ही जाएगा, उसमें सिर्फ रीडिंग करना है, क्वेश्चंस आएंगे और उसको सॉल्व करना है। तो ये थॉट प्रोसेस था वो कहीं ना कहीं फेल हो गया। फर्स्ट अटेम्प्ट को एनालाइज करने के बाद मुझे ये पता चला कि VARC एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सेक्शन है। वो टफ तो है ही, बट अगर आप उसके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लोगे तो ट्रस्ट मी, इससे ज्यादा इजी सेक्शन कोई है ही नहीं। इस वीडियो में मैं आगे आपको 5 टिप्स दूंगी जो कि बहुत ही ज्यादा हेल्प की थी मुझे और आई होप आप लोगों को भी बहुत ज्यादा हेल्प करे। सो गाइस, नंबर 1 थिंग विच यू शुड डू राइट अवे is start reading Aeon articles। ये एक वेबसाइट है which is free of cost। आप इसको सर्च कर सकते हो www.aeon.com से। इसी का सबसे टफ पार्ट होता है वो है कॉम्प्रीहेंड करना। आपको फ्लो को समझना पड़ता है। वो इम्प्रूव करने के लिए जो सबसे बेस्ट सोल्यूशन और जो सबसे बेस्ट चीज मेरे लिए काम की थी वो था Aeon का आर्टिकल। Aeon के आर्टिकल इज सिमिलर टू कैट एग्जाम लेवल एंड कई बार तो ऐसा भी होता है कि कैट एग्जाम में डायरेक्ट Aeon के ही आर्टिकल्स हो जाते हैं। मैं मॉक सॉल्व करती थी, इवन जब मैंने कैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे, सो डायरेक्ट उसमें बहुत सारे Aeon के आर्टिकल भी थे। सो अगर आपको प्रैक्टिस करना ही है तो आप क्यों ना वहां से प्रैक्टिस करो जो कि सिमिलर टू कैट लेवल है। RC में देखा होगा कि बहुत ही अलग अलग कैटेगरी के RCs होते हैं। टॉप लिविंग पे होता है, एनिमल पे होता है, अर्थ फॉर्मेशन पे होता है, या डिफरेंट कैटेगरीज की आर्टिकल होती है। एंड द बेस्ट पार्ट कि आपको Aeon पे भी इन कैटेगरीज पे आर्टिकल मिल जाएंगे और जो भी आर्टिकल आप पढ़ोगे वहां पे ये भी लिखा हुआ होगा कि वो कितने वर्ड का है एंड वो किस कैटेगरी का आर्टिकल है। इस एक डिस्क्लेमर मैं आपको अभी से ही देना चाहती हूँ। अगर आप Aeon पे जाकर के ये आर्टिकल पढ़ोगे तो इनिशियली आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा उसको कॉम्प्रीहेंड करने में, बिकॉज वहां के जो आर्टिकल होते हैं वो थोड़े हायर लेवल होते हैं। अगर इनिशियली आप 20 to 30% भी कॉम्प्रीहेंड कर ले रहे हो तो इट्स अ बिग डील। सो इसी माइंडसेट के साथ जाना। आप अभी से शुरू करने जा रहे हो या फिर इनिशियली कभी भी कोई भी Aeon का आर्टिकल पढ़ना शुरू करता है, सो दे नीड अ गाइडेंस। मैंने जिनको फॉलो किया था वो थे राहुल सर। कैट किंग का नाम आप सबने सुना होगा। सो मैंने राहुल सर को फॉलो किया था। उनका एक प्रॉपर सीरीज है Aeon आर्टिकल को कैसे डिकोड करना है, कैसे कॉम्प्रीहेंड करना है। चैनल पे देख सकते हो कि जितनी भी तरह के Aeon आर्टिकल्स होते हैं लाइक टेक बेस्ड, एनिमल बेस्ड, आर्ट ऑफ लिविंग, हर चीज के बारे में कैसे आपको कॉम्प्रीहेंड करना है उस आर्टिकल को, वो सारी चीजें आपको इनके चैनल पे मिल जाएगी विच इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड साथ ही साथ मैंने इनका VARC का एक कोर्स भी लिया था क्योंकि ऐसा कहा जाता है राहुल सर इज अ गॉड ऑफ वर्बल। आई गॉट टू लर्न अबाउट द वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस, Aeon essays, vocabulary, learn to solve RCs। आप चाहो तो आप भी जाकर के इनको चेक कर सकते हो। जो वीडियो की लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। नाउ द सेकंड थिंग इज रीडिंग स्पीड। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होगा कि उन्हें अपनी रीडिंग स्पीड चेक करनी चाहिए। इवन मुझे भी नहीं पता था जब मैं कैट की तैयारी कर रही थी। आपको हर दिन अराउंड 10,000 to 12,000 वर्ड्स पढ़ने चाहिए। अब आपने इतने वर्ड्स तो पढ़ लिए, बट कौन सा ऐसा वो मेट्रिक है जिससे आप चेक कर सकते हो कितने वर्ड्स पढ़ रहे हो और आइडियल वर्ड पर मिनट क्या है।
सो गाइज इसके लिए एक मेट्रिक है विच इज नोन एज WPM, वर्ड्स पर मिनट। तो बहुत सिंपल तरीके से आप अपना वर्ड पर मिनट काउंट कर सकते हो। आप सिंपली एऑन की वेबसाइट पे जाओ, एऑन का एक आर्टिकल लो, वहां पे लिखा रहता है कि वो आर्टिकल 3000 वर्ड्स का है या 3500 वर्ड्स का है, एंड आप टाइमर सेट कर लो और देखो कि आपने कितनी देर में वो आर्टिकल पूरा कंप्लीट किया है। एंड यस, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, अगर मैं रीडिंग बोल रही हूँ तो इट इज रीडिंग प्लस कॉम्प्रिहेंशन। इसका मतलब ये है कि आप पैसेज को रीड भी कर रहे हो एंड साथ ही साथ आप उसको कॉम्प्रिहेंड भी कर रहे हो। सपोज आपने 3000 वर्ड्स को 10 मिनट में पढ़ा, सो 3000 डिवाइडेड बाई 10, तो आपका हो जाएगा 300 विच इज 300 वर्ड्स पर मिनट। जो मिनिमम आइडियल रेंज है जो आपकी होनी चाहिए वर्ड पर मिनट की, 200 वर्ड्स टू 235 वर्ड्स पर मिनट। स्टिल रिमेंबर जो मेरी रीडिंग स्पीड थी 190 वर्ड पर मिनट। ये एक ऐसी चीज है जिसको मैंने कंटिन्यू प्रैक्टिस में लाया, तो ये बहुत माइनर सी चीज है बट इसने एक्चुअली बहुत ज्यादा हेल्प किया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये स्किल आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाली है। नाउ द थर्ड थिंग इज क्रिटिकल थिंकिंग। अब बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि ये क्रिटिकल थिंकिंग है क्या। एक्चुअली क्रिटिकल थिंकिंग इज अ बेस ऑफ होल VARC सेक्शन। बहुत सारे स्टूडेंट का ये माइंडसेट होता है कि पहले हम RC पढ़ेंगे उसके बाद हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, बट गाइज ये सही अप्रोच नहीं है। आपको RC तो स्कैन करना ही करना चाहिए, बट साथ ही साथ आपको क्वेश्चंस को भी स्कैन करना चाहिए। क्वेश्चन देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि वो किस तरीके का क्वेश्चन है, वो फैक्ट क्वेश्चन है, वो इन्फ्रेंस क्वेश्चन है। द पीरियड ऑफ टाइम जब आप अपनी मॉक्स को एनालाइज करोगे तो उस टाइम पे आप ये एनालाइज कर पाओगे कि आप फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस इजीली कर पा रहे हो या कंक्लूजन वाले क्वेश्चंस इजीली कर पा रहे हो। तो ये आपके एनालिसिस में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ताकि जब आप अपने नेक्स्ट मॉक में एग्जाम में जाओ तो आपको पता हो कि अगर आपका फैक्ट स्ट्रॉन्ग है तो आप फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस वाले RC को उठाओ, अगर आपका कंक्लूजन स्ट्रॉन्ग है तो आप कंक्लूजन बेस्ड RC वाले क्वेश्चंस को उठाओ। ऑल्सो जब आप क्रिटिकल थिंकिंग अपनी इम्प्रूव करोगे तभी आपको पता चलेगा मेथड ऑफ एलिमिनेशन क्या होता है। लेट्स सपोज आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से सबसे पहले आप उस चीज को एलिमिनेट करोगे जो कि बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है उस पैसेज से या फिर उस क्वेश्चन के आंसर से, तो आपने उसको कर दिया। फिर सेकंड आप ये देखोगे कि कौन से इन तीनों में से कौन सा ऐसा है जो कि उससे कम रेलेवेंट है, आप उसको भी एलिमिनेट कर दोगे। 2 ऑप्शंस बचेंगे, उन दोनों ऑप्शंस में से आपको टिक करना है, तो आपके चांसेस ऑफ करेक्शन 50% हो जाएंगे। आई नो बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होगा आखिर आप अपनी क्रिटिकल थिंकिंग कहाँ से इम्प्रूव कर सकते हो। GMAT ऑफिशियल गाइड में अराउंड 150 क्वेश्चंस दिए हुए हैं सिर्फ और सिर्फ क्रिटिकल रीजनिंग के ऊपर, एंड वहां पे एक कॉन्सेप्ट भी दिया हुआ है, फैक्ट्स क्या होते हैं, इन्फ्रेंस क्या होता है, कंक्लूजन क्या होता है, अजम्पशन क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में GMAT ऑफिशियल गाइड में दिया हुआ है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो जो सबसे मेजर चीज आपको ध्यान में रखने की जरूरत है, ऑप्शंस के बीच में डिफरेंसेस को समझ रहे हो। आपको ये पता होना चाहिए कि आपने B ऑप्शन क्यों चूज किया है और A क्यों नहीं किया है, C क्यों नहीं किया है और D क्यों नहीं हुआ है। नाउ द फोर्थ थिंग इज टाइम लिमिट। आप अपना एक थंब रूल बना लो कि आपको VARC में सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने और एक RC के सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने। सी यू हैव टू वर्क वेरी स्मार्टली। सो टाइम लिमिट का ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम 120 सेकेंड देना है किसी भी क्वेश्चन में। अगर 120 सेकेंड से ज्यादा दे रहे हो तो इट्स अ क्राइम, आई वुड से। नहीं हुआ आगे बढ़ो और अपने दिमाग में ये रिजिडिटी हटा। हो सकता है कि आप RC1 सेलेक्ट किया हो अपने लिए, बट RC3 ज्यादा सिंपल हो। इट माइट बी पॉसिबल कि वो लेंदी दिख रहा है बट वो ज्यादा इजी है। तो बिल्कुल ही ऐसे मूव ऑन वाला एटीट्यूड रखना अपना मॉक के टाइम पे, इवन D-Day के टाइम पे भी। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आप जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो वो आप एक्यूरेटली सॉल्व कर रहे हो। द फिफ्थ थिंग इज एग्जाम राइटिंग स्किल। अब आपने अपना बेस कंप्लीट कर लिया, आपको रीडिंग करनी आ गई, आपको कॉम्प्रिहेंड करना आ गया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है कि आपको अपना एग्जाम लिखना कैसे है। VARC जो है हमारा 40 मिनट्स का होता है। सो उन 40 मिनट में आपकी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए, इनिशियल के जो 3 मिनट्स है उसमें आपको पूरा पेपर स्कैन करना है। सपोज जैसे 4 RCs दिए हुए हैं, उन चारों RCs में आप नंबर 4 वाले RC को फर्स्ट नंबर पे करोगे, नंबर 3 वाले RC को आप 4th नंबर पे करोगे। ऐसे करके आपको रैंकिंग करनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनिशियल के 3 मिनट आपको RC पढ़ना नहीं, यू जस्ट हैव टू लुक अराउंड और साथ ही साथ आपको क्वेश्चंस भी देखने कि किस तरीके के क्वेश्चंस दिए गए हैं। लेट्स टेक एग्जांपल कि आपका फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन करने की एक्यूरेसी सबसे ज्यादा है,
तो आप ये स्कैन करोगे कि पैसेज के साथ साथ क्या आपका जो क्वेश्चन है वो फैक्ट बेस्ड है या नहीं, तो आप उसको नंबर 1 प्रायोरिटी पे डालोगे। नेक्स्ट 7 मिनट यू हैव टू कंप्लीट योर वर्बल सेक्शन। तो आपका इनिशियल 10 मिनट्स में आपका पूरा आरसी स्कैन भी हो जाने चाहिए। 7 मिनट है उसमें आपका वर्बल सेक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए। एंड उस वर्बल में अगर ऑड वन आउट है या फिर जिसके आपके नेगेटिव मार्क्स नहीं मिलने, उन क्वेश्चन को तो आपको जरूरी सॉल्व करना चाहिए। अगर वो सॉल्व नहीं भी होते गाइस, आप तुक्का मार के आ जाओ, आपको नेगेटिव मार्क्स तो वैसे भी नहीं मिलने, बट क्या पता बाय लक बाय चांस अगर सही हो गया तो आपको एक्स्ट्रा नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद जब आप फाइनली अपना आरसी सॉल्व करने आओगे, ये सोच रहे हो कि ये जो नंबरिंग है कि मैं किसको नंबर 1 पे रखूं, किसको नंबर 2 पे रखूं, कैसे डिसाइड करोगे? तो ये तभी होगा जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, मॉक्स एनालाइज करोगे, तब भी आपको पता चल जाएगा कि आप आर्ट ऑफ लिविंग वाले में ज्यादा कंफर्टेबल हो या साइकोलॉजी बेस वाले में या एनिमल बेस वाले में। तो ये ओवरऑल एनालिसिस से ही आप पता कर सकते हो। गाइस, these are the 5 things which you need to take care while you are preparing for CAT exam and if you want to score well in VARC section। इसके साथ ही साथ बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वर्बल को सीरियसली नहीं लेते, बिकॉज पैराजम्बल्स के क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट डिमांड करती है। सो गाइस, फॉर पैराजम्बल्स मैंने पूरी लिस्ट बनाई है कि किस तरीके से आपको पैराजम्बल के क्वेश्चंस को अप्रोच करना चाहिए। उसके लिए मैंने एक लिस्ट बनाया है एंड इफ यू वांट दैट आप मुझे मेरे मेल आईडी पे पिन कर सकते हो और मैं वो लिस्ट आपको शेयर कर दूंगी। सो जो मेरा मेल आईडी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप उसको चेक करो। दूसरी चीज, एऑन के अलावा ऐसी कौन सी वेबसाइट्स है जहां से आपको आर्टिकल पढ़नी चाहिए, वो सारा भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। ऑल इन दिस वीडियो, होप आपको वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी हो। जो भी गलतियां मैंने अपनी फर्स्ट अटेम्प्ट में की थी, आई होप आप उसको मत दोहराओ और आप अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना कैट एग्जाम क्लियर कर लो। एंड इफ यू हैव लाइक द वीडियो देन प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द बेल आइकन बिलो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड keep rocking it।